अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 15 है अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। हम लोगों ने आर्टिकल स्टार्ट किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसका कॉन्सेप्ट दिया था पॉलिंग ने। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है दो चीज़ों के बारे में, बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज शेप ऑफ मॉलिक्यूल। पॉलिंग ने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं वीबीटी में। पहली चीज़ जो इंट्रोड्यूस करवाई है वो है ओवरलैपिंग, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल यानी ओवरलैपिंग से हमें पता चलता है कि बॉन्ड कैसे बनता है, जिसको हमने लेक्चर नंबर 14 में अंडरस्टैंड किया। पॉलिंग को ज़रूरत महसूस हुई कि एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जाए जिसे कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मेन फोकस है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो वीबीटी में दो बातें हैं, ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताती है जिसको हमने डिटेल से पढ़ लिया। हाइब्रिडाइजेशन बताती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? आज का आर्टिकल लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CH4। मीथेन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, उसके लिए हमें सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता होना चाहिए। देखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। सबसे पहले हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं GS, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में होते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने अपने शेल, अपने अपने सब शेल, अपने अपने ऑर्बिटल में है, लो एनर्जी लेवल में है। 1s2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आएगा यहाँ पे 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 हो गए, बाकी हमारे पास 2 बच गए। p सब शेल 3 तरह के होते हैं, px, py, pz। इलेक्ट्रॉन p एक्सिस पे मूव कर रहा है, y एक्सिस पे मूव कर रहा है, z एक्सिस पे मूव कर रहा है। 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 6 और ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी। ये है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अकॉर्डिंग टू वीबीटी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इट्स मीन फुल फिल्ड, एम्प्टी। हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सिर्फ कितने हैं, 2 हैं। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, 2 बॉन्ड। इसे कहते हैं डाईवेलेंट, कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, सपोज हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो हमारे पास क्या बना, CH2। क्या बना हमारे पास, CH2। जबकि CH2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कार्बन तो 2 बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अच्छा, 2 बॉन्ड बनाने से क्या होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होता। कैसे? 1 का मतलब पहला शेल, 2 का मतलब वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 3 and 4। 2, 3 एंड ये आपके पास क्या हुआ, 4। और 2 बॉन्ड किसने बना लिया, हाइड्रोजन ने। 2 इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, हाइड्रोजन ने। तो 5 और 1 क्या हो गया, 6। तो यहाँ पे कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर CH2 की आप बात करें तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये स्टेबल नहीं है। तो फिर होगा क्या, ये खुद को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। एक्साइटेशन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से कहाँ जाएगा, हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो वो लो एनर्जी लेवल से कहाँ जाता है, हाई एनर्जी लेवल पे जाता है। तो अब देखिए होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ES, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो वैलेंस शेल में 2s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s ऑर्बिटल एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। कैसे एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, अभी आपको बता देता हूं। एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा 2pz में। तो यहां पे एरो ऐसे बना देते हैं कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट कर दिया। 2 थे, यहां पे 1 रह गया। यहां पे 1 पहले से था, यहां भी 1 पहले से था, और 1 कहां पे शिफ्ट हो गया, एम्प्टी 2pz में। तो अब अगर आप देखें कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 का मतलब ये 4 हाइड्रोजन अटैच कर सकता है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है और इससे उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? वैलेंस शेल में 4 है, 1 2 3 4।
ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जो आपके पास 4 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, शेयरिंग करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के अपने हैं और 4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? हाइड्रोजन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो मीथेन के केस में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में CH2 बनाता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल है। और एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। उससे उसका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है और वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वेयर फ्रॉम डज द एनर्जी कम फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी आई कहां से है? देखें, जब 2px हाफ फिल्ड है, 2py हाफ फिल्ड है, तो वो 2 बॉन्ड तो बना सकता है ना हाइड्रोजन के साथ। जब 2 बॉन्ड बनेंगे, जब ये 2 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन के 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, जब वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और वो जो एनर्जी है वो अभी सिस्टम के अंदर ही है, ये नहीं है कि बाहर सराउंडिंग में चली गई है। जो ही एनर्जी रिलीज हुई, 2s ऑर्बिटल ने उस एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और अब्जॉर्ब करने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? एक्साइट कर लिया। तो एनर्जी लेवल का आपको पता है, 1s का मतलब कि ये पहला एनर्जी लेवल है, एनर्जी कम है। 2s का मतलब एनर्जी ज़्यादा है। 2px का मतलब एनर्जी और ज़्यादा है। 2py का मतलब एनर्जी और ज़्यादा है। 2pz का मतलब एनर्जी और ज़्यादा है। क्योंकि 2pz की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को पहुँचाने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो 2s ऑर्बिटल एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और अब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने लो एनर्जी लेवल से कहाँ शिफ्ट हो जाता है? हाई एनर्जी लेवल पे, जिससे फर्दर कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी हमने प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। एनर्जी खुद ब खुद रिलीज हुई जब 2 हाफ फिल ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हुए, और उसी एनर्जी को 2s ऑर्बिटल ने अब्जॉर्ब किया और अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया ताकि फर्दर 4 बॉन्ड बन सके और कार्बन यहां पे क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप यहां पे गौर करें, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने ऑर्बिटल हैं? 4। एटम में वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है उसे ऑर्बिटल कहते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन के बजाय ऑर्बिटल का नाम भी ले सकते हैं। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल है, 1 2 3 एंड 4। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? ये अब आपको समझाना है। हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। वो जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आई रिपीट, एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद वो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। उन न्यू ऑर्बिटल्स को आप कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने का जो प्रोसेस है उसे आप नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। पहला कहां पे है? 2s, तो ये इसका s ऑर्बिटल है, यहां पे मैंने लिख दिया है s। ये कौन सा है? 2px, x एक्सिस पे है, x एक्सिस ऐसा होता है, तो यहां पे मैंने लिख दिया है px ऑर्बिटल। और ये y पे है py ऑर्बिटल, और लास्ट में क्या आता है? pz ऑर्बिटल। तो px ऐसे होता है ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन x एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा होता है। py ऐसे होता है, pz थोड़ा सा टेढ़ा होता है, z एक्सिस पे होता है, तो यहां पे आ जाएगा pz। क्लियर? तो हुआ क्या, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन s में है, px में है, py में है और pz में है। इनको आपने क्या नाम दिया? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसे आपने क्या नाम दिया? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि ये कार्बन के एटम के वैलेंस शेल के क्या हैं? ऑर्बिटल्स हैं। अब होगा क्या, ये चारों ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, ये चारों ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। उन नए ऑर्बिटल्स को आप क्या नाम देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये चारों आपस में मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद इन्होंने नए ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स को आपने क्या नाम दिया? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड
ऑर्बिटल्स। इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं। देखें, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि एटम के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद वो क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो जरा करते हैं डिफरेंस। देखें, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, नंबर 1, उनकी शेप डिफरेंट होती है। अब एस ऑर्बिटल की शेप क्या है, स्फेरिकल, और पी की शेप क्या है, डम्बल। तो नंबर 1, एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, डिफरेंट। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनकी शेप क्या होगी, सेम होगी। तो डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल मिले और जब नई ऑर्बिटल बनाए तो उन सब की शेप क्या थी, सेम थी। नंबर 2, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब देखें, एस ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ और होती है, पी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कुछ और होती है। एक कॉमन सेंस की बात है। फिर वैसे भी ये कहाँ पे है, 2s, ये क्या है, सेकंड शेल में है, ये भी सेकंड शेल में है, और ये भी क्या है, सेकंड शेल में। तो s नीचे आता है, एनर्जी कम है, px की एनर्जी ज़्यादा है, py की थोड़ी ज़्यादा, pz की और ज़्यादा। तो नंबर 2, एनर्जी इनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, कि s की एनर्जी कुछ और है और p की एनर्जी क्या है, कुछ और है। लेकिन जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, शेप भी सेम है और इन चारों की एनर्जी भी सेम है। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंट, वहाँ पे एनर्जी सेम। थर्ड डिफरेंट, ओरिएंटेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। ओरिएंटेशन का मतलब, अब ये इसकी ओरिएंटेशन है, स्फेरिकल है, हर तरफ से एक जैसे। इसकी ओरिएंटेशन कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। इसकी ओरिएंटेशन डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस। इसकी ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन क्या है, जी एक्सिस। तो जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपने मिक्स किया है उनकी ओरिएंटेशन, उनकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। लेकिन जब आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, बने तो उनकी ओरिएंटेशन क्या है, सेम है। जो इसकी ओरिएंटेशन है वही इसकी ओरिएंटेशन है, वही इसकी डायरेक्शन है और वही इसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो आई रिपीट, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, उनकी शेप भी डिफरेंट होती है, उनकी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होती है। लेकिन मिक्स होने के बाद जब नए ऑर्बिटल बनते हैं तो उस वक्त उनकी शेप भी सेम हो जाती है, उनकी एनर्जी भी सेम हो जाती है, उनकी ओरिएंटेशन भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, आप कहेंगे सर इसकी कोई मिसाल दें डेली लाइफ में से। उसकी एग्जाम्पल के लिए पहले मैं ऐसे बनाता हूँ। देखें, सपोज ये आपके पास है एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये एस ऑर्बिटल है, इसमें px, py और pz मिक्स हुए। तो मैं इसलिए करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, px ऐसे है और py ऐसे है, pz थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा है। ये चारों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। और मिक्स होने के बाद इन्होंने क्या बनाए, ये वाले 4 नए ऑर्बिटल बनाए। इन्होंने ये वाले 4 नए ऑर्बिटल बनाए। अब देखें, ये जो ऑर्बिटल बने ये किससे बने, s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल से बने। तो हम कहेंगे ये क्या है, sp3 है। ठीक है, इस तरह ये भी किससे बने, एक s को मिक्स करने से और 3p को मिक्स करने से हम कहते हैं कि वो भी sp3 है। तो जब एक s हो और 3p ऑर्बिटल हो और मिक्स करें और नए ऑर्बिटल बने तो उसे केमिस्ट्री में कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक s ऑर्बिटल होगा और आपके पास 3 क्या होंगे, p ऑर्बिटल। यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3। और मिक्स होने के बाद जब वो नए ऑर्बिटल बनाएंगे तो उन नए ऑर्बिटल्स को क्या कहेंगे हम, sp3 ऑर्बिटल्स। और वो कितने बनेंगे, 4। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक MCQ और भी है, जितने ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी तादाद क्या होगी, सेम। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके लिए मैं आपको अब डेली लाइफ में से एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास 4 ग्लास हैं, एक गिलास में जामे श्री है लिक्विड फॉर्म में रेड कलर का, एक गिलास में बकरी का दूध है, एक में ऊँटनी का दूध है और एक में आपके पास गाय का दूध है। ठीक है, तो ये जामे श्री है सपोज S, ऊँटनी का दूध, बकरी का दूध और यहाँ पे क्या आ गया, भैंस का दूध, गाय का दूध आ गया आपके पास। अब आप इस तरह करें, एक जग ले, चारों गिलास को उस जग में डाल दें, मिक्स कर दें।
ठीक है। मिक्स करने के बाद आप दोबारा ग्लासेस में डालें, तो मुझे बताएं अब भी कितने ग्लास बनेंगे? 4 बनेंगे। तो जब आपने 4 ऑर्बिटल को मिक्स किया तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही आपके पास क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आप इस तरह करें, हर ग्लास के अंदर जग में से डालें, तो आपको पता है कि हर ग्लास के अंदर जामेश्री भी जाएगा, उसी गिलास के अंदर क्या है? बकरी का दूध भी है, उस गाय का दूध भी है और उसमें ऊँटनी का दूध भी है। दूसरे गिलास के अंदर भी यही चीज़ होगी कि उसमें जो है ना जामेश्री भी है, उसमें ऊँटनी का दूध भी है, बकरी का दूध भी है, उसमें गाय का दूध भी है। तो हर गिलास के अंदर क्या है? जामेश्री वाला करैक्टर भी पाया जा रहा है, उसमें गाय के दूध वाला करैक्टर भी पाया जा रहा है, ऊँटनी का दूध वाला भी और बकरी का दूध वाला भी। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो 4 ऑर्बिटल बने हैं ये असल में इन चारों एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने से बने हैं। तो इसके अंदर s करैक्टर भी है, इसमें px करैक्टर भी है, py करैक्टर भी है, pz करैक्टर भी है, इसके अंदर s करैक्टर, px, py, pz। तो इन सब के अंदर सारे करैक्टर पाए जाते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए, चूंकि s एक है तो हम कहेंगे 25% जो करैक्टर है वो s करैक्टर है और p आपके पास 3 है, तो 75% आपके पास यहाँ पे क्या होगा? p करैक्टर होगा। तो मिल्क वाली एग्जांपल से आपको समझ आया कि जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे मिक्स करने से उतने ही आपके पास क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उसके अंदर कौन से करैक्टर होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल वाले उसके अंदर करैक्टर होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? इसके बाद देखें नेक्स्ट, ये जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बने हैं? कार्बन के बने हैं। क्या आपने कार्बन के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल को मिक्स किया तो अब आपके पास क्या बन गए हैं? कार्बन के वैलेंस शेल के हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। तो पहले वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल थे, मिक्स होने के बाद अब वैलेंस शेल में कौन से ऑर्बिटल हैं? अब वैलेंस शेल में हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो अब हम मीथेन को ओपन करके लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा था ना वेस्पर थ्योरी में, मीथेन का कि एंगल कितना होता है? 109.5। इसी को हम समझते हैं किसके अकॉर्डिंग? हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। देखें, आपके पास ये कार्बन है और कार्बन के जब चारों ऑर्बिटल मिक्स हुए तो ये 4 नए ऑर्बिटल बने जिसको आपने कहा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं यहां पर, ये आपके पास 4 नए ऑर्बिटल बन गए। अच्छा अब देखें, ये लोब है, लोब कहते हैं LOBE, लोब। ये बड़ा लोब है, ये छोटा लोब है। छोटे लोब को हम इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ कौन सा लोब लिखते हैं? बड़ा लोब। अब देखो इसकी बैक साइड पे ये छोटा सा लोब है, ठीक है, लेकिन उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमेशा सिर्फ कौन सा लोब लिखते हैं? हम बड़ा लोब लिखते हैं। जो छोटे लोग होते हैं ना उनको हमेशा इग्नोर ही किया जाता है, जो बड़े लोग होते हैं ना उनको प्रेफर करते हैं। हमारी सोसाइटी में भी ऐसे ही है और यहाँ भी ऐसे ही है। तो आपके पास ये कार्बन के कौन से ऑर्बिटल हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। और हर ऑर्बिटल में कौन सा करैक्टर है? sp3। कि ये वाला ऑर्बिटल s और 3p को मिक्स करने से बना था, ये भी s और 3p को मिक्स करने से बना था, और ये भी किससे बना था? s और 3p को, और ये भी किससे बना था? s और 3p को मिक्स करने से बना था। तो ये आपके पास है कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्या होगा? ये जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है अब ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो आपके पास ये ऑर्बिटल आ गया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल होता है। इस तरह ये ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ये ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, और ये ऑर्बिटल किसका आ गया? हाइड्रोजन का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर कहाँ होता है? ओवरलैप्ड रीजन में। और एंगल यहां पे कितना है? 109.5। अब यहां पे एक चीज, वो क्या है उसको बताने से पहले हम कुछ बातें पढ़ते हैं। देखें, जो मीथेन आपके पास है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। वो कह सकता है आपको डिफाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ मीथेन। sp3 क्या होती है? आप मीथेन के जरिए इसकी वजाहत करें। इसमें बहुत सारी हेडिंग बन सकती है। नंबर 1 देखें, ज्योमेट्री। तो क्या ज्योमेट्री है इसकी? टेट्राहेड्रल। और शेप भी क्या है? टेट्राहेड्रल। तो जब सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं
तो वही शेप होती है और वही उसकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। हाँ, अगर लोन पेयर आ जाए फिर वो अलग केस है। एंगल क्या है, एंगल किसमें, HCH, इसमें एंगल है 109.5 का। इस तरह ओवरलैपिंग, कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, देखो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल मिला, sp3, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल मिला, s। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1, कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल मिला। तो ओवरलैपिंग किसे कहते हैं कि दो एटम के ऑर्बिटल क्या होते हैं, एक दूसरे में मिक्स होते हैं। तो ये ऑर्बिटल किसका है, कार्बन का, और इस स्फेरिकल वाला किसका है, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का भी कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है। तो क्या हुआ, sp3 s ओवरलैपिंग। इस तरह sp3 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, कार्बन का sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। कार्बन का sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। तो यहां जो ओवरलैपिंग हुई है वो क्या हुई है, sp3 s ओवरलैपिंग हुई है। सिग्मा बॉन्ड कितने बने हैं, 4। आपको पता है जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो उससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो देखें हेड टू हेड, हेड टू हेड, हेड टू हेड, और ये भी आपके पास क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बने आपके पास, 1 2 3 4। अच्छा, फेसिस, एजिस, कॉर्नर, टेट्राहेड्रल में यानी टेट्राहेड्रॉन में कितने कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं। देखें अगर मैं इसको ऐसे बना दूं डॉटेड लाइन के साथ, इस तरह ये यहां पे आ गया, अब देखिए इसमें 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4। तो मीथेन में कॉर्नर्स कितने हुए हैं, 4 हुए, और हर कॉर्नर पे क्या है, वहां पे हाइड्रोजन है। फेसेस कितने हुए, फेस का मतलब मत्था, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये इसका एक फेस है, तो फेस का मतलब मत्था। तो अगर आप देखें ना 3 डिमेंशनली, तो एक फेस ये है, मसलन ये जो नज़र आ रहा है मुझे, ये हिस्सा सारा, ये एक फेस है, इस तरफ से आ रहा नज़र। इस तरह मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो एक फेस मुझे ये नज़र आ रहा है, इस तरह एक फेस ये वाला नज़र आ रहा है, इस तरह एक फेस ये नज़र आ रहा है। तो इसी तरह चूंकि ये 2 डिमेंशनल है, व्हाइट बोर्ड पे ये बुक में 3 डिमेंशनली बनती, तो इस तरह नीचे की तरफ भी होगा, उस तरफ भी होगा एक फेस जो यहाँ पे शो नहीं हुआ होगा। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि 4 फेसेस तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे फेस है 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे कितने फेसेस हो गए टोटल, 4। एज का मतलब होता है किनारा, एज का मतलब क्या होता है, किनारा, कि जहाँ पे 2 एटम मिल रहे होते हैं। जैसे देखो ये व्हाइट बोर्ड है, ये इसका एज है, इस तरह ये इसका एज है कि ऊपर वाला कॉर्नर नीचे वाले कॉर्नर से मिल रहा है। तो इसमें एजेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। 3 डिमेंशनली अगर देखेंगे तो 6 है, अदरवाइज व्हाइट बोर्ड और बुक पे आपको पता है डायग्राम 3 डिमेंशन नहीं बनी होती। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कितने एजेस नजर आते हैं, देख लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमें एजेस नजर आ रहे हैं 4, लेकिन एक नीचे की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है। तो टोटल 6 यहाँ पे क्या होते हैं, एजेस होते हैं। फेसेस कितने होते हैं, 4। कॉर्नर कितने होते हैं, 4। 3 डिमेंशन होने की वजह से कुछ चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, लेकिन अगर उसको आप देखें 3 डिमेंशनली मूव करवा के, तो उससे हमें नज़र आ जाता है कि यहाँ पे कितने फेसेस हैं और कितने यहाँ पर एजेस हैं। तो मीथेन यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर एक और बात, ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, लास्ट में उन सारी बातों को पॉइंट्स की फॉर्म में मैं लिखूंगा भी। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम या नियरली सेम एनर्जी, वो कहता है जिन ऑर्बिटल को आपने मिक्स करना है उनकी एनर्जी या तो सेम हो या तकरीबन सेम हो। अब देखो ना, S की एनर्जी और P की एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट तो है, लेकिन इतनी भी डिफरेंट नहीं है कि ये एनर्जी बहुत कम, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर इसकी कुछ एनर्जी है, इसकी थोड़ी सी बस ज़्यादा है, तो इनकी एनर्जी ओवरऑल एक दूसरे क्या होती हैं, करीब ही होती हैं। Px की एनर्जी Py की एनर्जी भी तकरीबन सेम होती है, इनकी एनर्जी भी तकरीबन क्या है, सेम है। तो ओवरऑल तो एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन एनर्जी की वैल्यू का डिफरेंस बहुत कम है, तो हम कहते हैं नियरली इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो सिर्फ वही ऑर्बिटल मिक्स होंगे या तो जिनकी एनर्जी सेम हो या जिनकी एनर्जी नियरली सेम हो, तकरीबन सेम हो। नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्स मिक्स होंगे टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स, नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे ऑफ एग्जैक्टली सेम शेप, जिनकी शेप क्या होगी, सेम होगी।
एंड एनर्जी, उनमें एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन, उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि यहाँ पे देखें कि ओरिएंटेशन सेम होगी, ये देखो 1 2 3 4 ओरिएंटेशन सेम है, लेकिन वो कहता है ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनकी ओरिएंटेशन सेम होती है, लेकिन जब वो अरेंज होते हैं और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो फिर उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाती है। क्यों डिफरेंट हो जाती है? अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनमें डिस्टेंस ज़्यादा हो और उनमें रिपल्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है टू गेन स्टेबिलिटी, कि फिर ऑर्बिटल अपने आप को इतने डिस्टेंस पे अरेंज करते हैं कि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो जाए, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए और उनमें क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। इस वजह से ओरिएंटेशन बाद में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन सेम है? नहीं, डिफरेंट है। हाइब्रिडाइजेशन अलग चीज़ होती है, ओवरलैपिंग अलग चीज़ होती है। आपके सर दोनों में मिक्सिंग ही होती है ऑर्बिटल की, यस होती तो मिक्सिंग ही है, लेकिन ज़रा देखिएगा, ओवरलैपिंग कहते हैं कि दो एटम है, उनके ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, उनके ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं, उसे ओवरलैपिंग कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं कि एक ही एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में एक ही कार्बन है, एक ही एटम है, उसी के ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। तो ये चारों ऑर्बिटल कार्बन के थे। ठीक है, ओवरलैपिंग में क्या होता है कि दो एटम के ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। अब देखें, ये जो मैंने बनाए थे 1 2 3 4, ये एक ही एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल थे, मिक्स हुए, नए ऑर्बिटल बने, इसको आपने कहा हाइब्रिड ऑर्बिटल, या इसको आपने कहा हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। अब देखें, ये sp3 वाला ऑर्बिटल किसका है, कार्बन का, स्फेरिकल ऑर्बिटल किसका है, हाइड्रोजन का। अब यहां पे ओवरलैपिंग हुई है, तो ओवरलैपिंग से कहते हैं कि कार्बन का ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, अब दो एटम के ऑर्बिटल आ गए, जब वो मिक्स होंगे उसे ओवरलैपिंग करते हैं। तो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। देखो यहां पे कौन बना है, नहीं, बस ये तो ऑर्बिटल है। जब ये वाले ऑर्बिटल हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ मिक्स होंगे तब बॉन्ड बनेगा। तो ओवरलैपिंग बॉन्ड के बारे में बताती है और हाइब्रिडाइजेशन शेप के बारे में बताती है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को चार ऑर्बिटल ने इस तरह अरेंज किया, 1 2 3 4, इन चार ऑर्बिटल ने ऐसे अरेंज किया ताकि रिपल्शन कम हो, डिस्टेंस ज़्यादा हो, और अपने आप को इस तरह ओरिएंट करने से डिफरेंट स्टाइल में अपने आप को उन्होंने क्या किया, अरेंज किया, और अरेंज करने से उनकी क्या बन गई, ज्योमेट्री बन गई, जिसको आपने कहा टेट्राहेड्रल। तो याद रखिएगा, पॉलिंग ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे वीबीटी में, एक ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग किसके बारे में बताती है, बॉन्ड फॉर्मेशन, कि एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल मिक्स होगा, शेयरिंग होगी, बॉन्ड बनेगा। जो यहाँ पे नजर आ रहा है कि कार्बन के ऑर्बिटल हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, उन बॉन्ड को आपने ऐसे शो किया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया था पॉलिंग ने, हाइब्रिडाइजेशन का। वो बॉन्ड के बारे में नहीं बताती, हाइब्रिडाइजेशन बताती है ज्योमेट्री के बारे में। तो इसका मेन फोकस किसके ऊपर होता है, शेप के ऊपर, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, कि क्या शेप थी कि ये चार ऑर्बिटल 1 2 3 4 अरेंज होंगे टेट्राहेड्रल फॉर्म में, और फिर बाद में हाइड्रोजन के एटम आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। तो इन्होंने जिस तरह से वो अरेंज हुए तो उसी तरह उनकी क्या शेप बन गई, टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जब बॉन्ड बन जाता है ओवरलैपिंग से तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देने की क्या ज़रूरत थी। पॉलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन की जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस क्यों करवाई है, रीज़न थी उसकी, ये क्या रीज़न थी। देखें, जो ओवरलैपिंग थी ना, वो वैलेंसी के बारे में सही कॉन्सेप्ट नहीं दे रही थी, बाद एटम के बारे में सही कॉन्सेप्ट दे रही थी, बाद एटम के बारे में सही कॉन्सेप्ट नहीं दे रही थी। क्या मतलब, देखें क्वेश्चन ये है, व्हाई इज देयर नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2। अब इसमें तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी 0, ये कोई बॉन्ड नहीं बनाएगी। तो देखो एक्सपेक्टेड वैलेंसी कि बेरिलियम 0 बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बनाएगी। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2px1, तो इसमें एक हाफ फील्ड है, तो बोरॉन को एक बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल वैलेंसी, एक्चुअली बोरॉन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। वो एग्जांपल हम करेंगे जब आगे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इस तरह कार्बन के वैलेंस शेल में कितने हाफ फील्ड है, 2 ग्राउंड स्टेट में,
तो क्या हुआ, इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2, इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन ये कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो असल में हुआ ये था कि जो VBT थी, जो ओवरलैपिंग थी, वो कुछ एलिमेंट्स के बारे में तो बता रही थी बॉन्ड कैसे बनता है, उनकी वैलेंसी कैसे पूरी हो जाती है, लेकिन जब इस तरह के एटम आए तो यहाँ VBT फेल, यहाँ पे ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि ओवरलैपिंग वैलेंसी के बारे में सही कॉन्सेप्ट नहीं दे रही थी। जब हमने एक्चुअली कंपाउंड देखे तो बेरिलियम 0 नहीं 2 बॉन्ड बनाता है, बोरोन 1 नहीं 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 2 नहीं 4 बॉन्ड बनाता है। तो फिर इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, पॉलिंग ने, इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो उसने कहा था कि आप इस तरह करें कि इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड करवा लें, इस तरह बोरोन का भी इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होगा, जब हम आगे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। कार्बन का भी हमने पढ़ लिया कि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होगा। ऑक्साइडेशन से क्या होगा कि मजीद हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनेंगे, और टोटल कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 4 बॉन्ड बन सकते हैं। उसका ऑक्टेट क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। तो ये वजह थी कि बाज़ एलिमेंट्स की वैलेंसी ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग, VBT के अकॉर्डिंग पूरी नहीं हो रही थी, तो पोलिंग के लिए मसला पैदा हो गया। फिर उसने एक कॉन्सेप्ट जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको आप कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और उस हाइब्रिडाइजेशन से हमने देख लिया कि ज्योमेट्री कैसे बनती है, शेप कैसे बनती है, मॉलिक्यूल आपके सामने कैसे बनता है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, इट गिव्स सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ये एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देता है हमें कि मॉलिक्यूल की एक्चुअल वैलेंसी क्या होती है, एटम की एक्चुअल वैलेंसी क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स। देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स। नंबर 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 sp2, नंबर 3 पे sp हाइब्रिडाइजेशन। ये तीनों तो हमारे सिलेबस में है और ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हमने स्टार्ट किया हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा भी है जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, dsp3 एंड d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आज हमने पहला लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें 3 एग्जाम्पल हैं। पहली एग्जाम्पल मीथेन, जो आज हमने डिस्कस कर ली हुई है। नंबर 2 पे अमोनिया, और नंबर 3 पे है वाटर। अमोनिया और वाटर को हम लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की पहचान क्या है? नंबर 1, चूंकि इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड में होती है। मीथेन में सिंगल बॉन्ड, अमोनिया में सिंगल बॉन्ड, वाटर में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो जहां भी 2 एटम में सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पे क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं जो AB4 मॉलिक्यूल हैं जो हमने पढ़े थे वेस्पर थ्योरी में, उनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। और वहाँ पे आपको MCQ में लिखवाया था वेस्पर थ्योरी के सेकंड लेक्चर में। और किसमें हो सकती है, अल्केन। अल्केन में सिंगल बॉन्ड है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन, डीकेन। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अल्कोहल्स में मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, इन सब के अंदर सिंगल बॉन्ड है। तो ओवरऑल जहां भी केमिस्ट्री में आप देखते हैं कि 2 एटम में सिंगल बॉन्ड है, तो वहां पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उन सब को हम समराइज करते हैं, उनके हम पॉइंट्स बनाते हैं ताकि वो MCQs के लिहाज से भी हमें याद रहें और कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी हमें याद रहे। नंबर 1 पॉइंट, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, याद रखिएगा, ओवरलैपिंग सिर्फ किसकी होती है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो सबकी होती है, हाफ फील्ड की भी होती है, फुल फील्ड की भी होती है, एम्प्टी की भी होती है। तो देखें, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की भी होती है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल अभी हमने जो कार्बन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल लिए थे, तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें होती है। फुल फील्ड इसे कहते हैं कि 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये होता है लोन पेयर। तो अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का पेयर हो और बॉन्ड ना बना रहा हो, ठीक है, फुल फील्ड है, तो उसे आप कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर कैसे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, वो हमारा लेक्चर नंबर 16 होगा इसके बाद वाला, जिसमें हम अमोनिया में लोन पेयर है और वाटर में लोन पेयर है, इसको तो हम वहां पे पढ़ेंगे। एम्प्टी ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल खाली है, जिसके पल्ले कुछ नहीं है, वो भी क्या कर सकता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये है एम्प्टी ऑर्बिटल।
तो एम्प्टी ऑर्बिटल क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद तो है ही कुछ नहीं, तो कोई इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कोई इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो असल में यहां पे बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और यहां पे क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। फिलहाल ये एग्जाम्पल तो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ये 2 एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है। नंबर 2 पॉइंट, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही आपके पास क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपके पास 4 ग्लास है। नंबर 3, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। तो याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर भी इन्वॉल्व होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ किस में होती है, लोन पेयर में होती है, और किस में होती है, सिग्मा बॉन्ड में होती है, पाई बॉन्ड में नहीं होती। तो यहाँ पे गुड लगा देते हैं कि इसमें होती है और पाई बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसके लिए हम देखेंगे कि कहीं पे आपके पास कोई पाई बॉन्ड वाली एग्जांपल है। ये है sp3। sp3 होती है सिग्मा बॉन्ड के लिए और लोन पेयर के लिए। sp2 और sp, इसमें पाई बॉन्ड आएगा। तो जब हम sp2 और sp पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ लेंगे कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं करता, वो अनहाइब्रिड होता है। ये हाइब्रिड होते हैं और ये क्या होता है, अनहाइब्रिड होता है। नंबर 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल। जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनका नाम पहले वाले ऑर्बिटल के नाम पे होता है। जैसे देखें, अगर एक s ऑर्बिटल हो और 3 p ऑर्बिटल हो, तो जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनका नाम क्या होता है, sp3। अगर एक s हो और 2 p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हो तो इसका नाम होगा sp2, कि एक s है और 2 क्या है, p है। इस तरह जो थर्ड टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें एक s ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल होगा। जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसे कहते हैं sp ऑर्बिटल, क्योंकि वो s और p को मिक्स करने से बना है। इस तरह dsp2, एक d ऑर्बिटल होगा, एक sp2 होगा और 2 आपके पास होंगे p ऑर्बिटल। इनको मिक्स करने से जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उसे आप कहते हैं dsp2। इस तरह d2sp3 के 2 d ऑर्बिटल मिक्स होंगे, एक s होगा और 3 आपके पास क्या होंगे, p ऑर्बिटल मिक्स होंगे। जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उसे आप कहते हैं d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नंबर 5 पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेट, अरेंज करते हैं अपने आप को, सच दैट द रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। ये आपको बता दिया था कि मीथेन में जो 4 ऑर्बिटल बने हैं उन्होंने अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा है ताकि उनमें रिपल्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, और उनमें क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। और ओरिएंटेशन से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब वो ऑर्बिटल डिफरेंट स्टाइल से अरेंज होते हैं तो उनकी एक ज्योमेट्री बन जाती है। तो देखें, स्टेबिलिटी के लिए अरेंज होते हैं, नंबर 2 अपनी ज्योमेट्री के लिए, शेप बनाने के लिए क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग में डिफरेंस क्या है, वो आपको बताया है लेकिन यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। ओवरलैपिंग में क्या होता है, 2 एटम के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, बस हाइड्रोजन का, फ्लोरीन का 2 एटम हो गए ना, या कार्बन का और हाइड्रोजन का, या आपके पास कार्बन हो गया या आपके पास क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, यानी कोई भी 2 एटम के ऑर्बिटल मिक्स होंगे उसे ओवरलैपिंग कहते हैं, इससे बॉन्ड बनता है। और इसमें क्या होगा कि एक ही एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल मिक्स होंगे। नंबर 2 पॉइंट, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है कि जब ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करते हैं, ओरिएंट करते हैं, तो उससे उनकी शेप बनती है। और ओवरलैपिंग हमें क्या बताता है कि एक एटम का ऑर्बिटल और दूसरे एटम का ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए, ओवरलैपिंग करी और उन्होंने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा वो कहाँ पे होगा, ओवरलैप्ड रीजन में। नेक्स्ट नंबर 7 पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है और जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है उसकी एनर्जी क्या होगी, लो। तो देखो इसी वजह से तो वो मिक्स हुए हैं, इसी वजह से तो रिएक्शन किया है कि भाई हमारी फालतू एनर्जी निकल जाए, और जो बदले में नए ऑर्बिटल्स बने उनकी एनर्जी क्या हो, लो हो। नंबर 8 पॉइंट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। ये आपको बता दिया कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से हैं, सिग्मा और एलपी लोन पेयर, और यहां पे बताया था अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से हैं, पाई। तो इसको पाई वाले केस में समझ लेंगे, यानी sp2 में और sp हाइब्रिडाइजेशन में। इसके बाद नंबर 9 पॉइंट, जो शॉर्ट क्वेश्चन था समझा दिया है लेकिन यहां प्रॉपर वर्डिंग के साथ लिख देते हैं, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
कि आपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ लेके गए थे, एक्साइटेड स्टेट में, तो वो एनर्जी आई कहाँ से थी, तो आपको बताया था व्हेन 2px 2py ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। चूंकि 2px और 2py क्या थे, हाफिल थे, जब वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं एनर्जी रिलीज होती है और उससे 2s के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, 2pz में शिफ्ट हो जाते हैं। इन बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट पॉइंट है नंबर 10 पर Hb मैंने सिंबल लिखा है हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा होगा तो वो एक्साइट भी हो रहा होगा और साथ वो हाइब्रिडाइजेशन भी कर रहा होगा, साथ ऑर्बिटल की मिक्सिंग भी कर रहा होगा ताकि नए क्या बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। तो ये था आपका आज का पहला लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में।